अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये दूसरा एपिसोड है, इसे पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, ब्रूसा में सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी तख्त नशीन हो चुके थे और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी जा चुकी थी। 14th सेंचुरी यानी 14वीं सदी में अनातोलिया में सूरत हाल ये थी कि बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतें एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले पे खड़ी हो चुकी थी। इन सारी रियासतों के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक ये कि वो अपनी इर्द गिर्द की रियासतों पे हमला करके उन पर कब्जा कर ले, दूसरा ये कि वो खुद किसी बड़ी रियासत के कब्जे में आकर ख़त्म हो जाए। यही चुनौती ओरहान सुल्तान के भी सामने आकर खड़ी हो गई, और वो भी एक नहीं बल्कि दोनों तरफ से। एक चुनौती मशरिक में यानी पूरब की तरफ से अपने ही धर्म के यानी अपनी ही कौम मुसलमान तुर्कों से, जिनकी दो ताकतवर सल्तनतें कैरासी और किरमानिया वजूद में आ चुकी थी, और इन्हीं दो रियासतों को, ख़ास तौर पर किरमानिया रियासत को, मुसलमानों की उस वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत ममलूक सल्तनत की भी हिमायत और मदद हासिल थी। दोस्तों, ममलूक सल्तनत उस वक्त आज के इजराइल, फ़िलिस्तीन, सऊदी अरेबिया और मिस्र तक फैली हुई थी। तो ओरहान सुल्तान की एक चुनौती थी मुस्लिम तुर्क रियासतें जो पूरब और दक्षिण में मौजूद थी, और दूसरी चुनौती रोमियो की बिजेंतीन एम्पायर से जो मगरिब में यानी पश्चिम में थी। यूरोप की कई रियासतें और ईसाई इन बिजेंतीनियों के साथ खड़े होते थे। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि जो सल्तनत उस्मानिया दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी, उसी ने रोमियो को दोनों तरफ से घेर लिया। तो दोस्तों, अनातोलिया से बिजेंतीनी सल्तनत की हुकूमत बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अनातोलिया के शुमाली इलाके यानी उत्तरी इलाके बिथिनिया में कई छोटे छोटे शहर और किले अब भी बिजेंतीनियों के कब्जे में थे। ओरहान सुल्तान बिथिनिया के इन शहरों पर भी कब्जा करना चाहते थे, ताकि रोमियो का अनातोलिया से मुकम्मल यानी पूरी तरह से सफाया करके अपनी सल्तनत उस्मानिया को ज़्यादा महफूज और मजबूत बनाया जा सके। तो अब सुल्तान ओरहान ने बिथिनिया के इन शहरों को घेरना शुरू कर दिया। अनातोलिया के इस इलाके बिथिनिया में रूमी किलों पर उस्मानी तुर्कों के मुहासरे शुरू हो गए। जब बिजेंतीनी शहंशाह को ये खबर मिली कि अनातोलिया में उसके बचे कुचे किले भी उस्मानी तुर्क हथिया रहे हैं, तो उसने अपने बचे कुचे शहरों की हिफाजत के लिए एक लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया। और सन 1328 में यह बिजेंतीनी बादशाह, जिसका नाम एंड्रोनिकस III था, ये बादशाह 4000 सिपाहियों की एक फौज लेकर बिथिनिया में मौजूद बिजेंतीनी सल्तनत के बचे कुचे शहरों और किलों की हिफाजत के लिए निकल पड़ा। जब ये रोमी शहंशाह फौज लेकर निकला, चारों तरफ ये खबर फैल गई कि बिजेंतीनी शहंशाह खुद फौज लेकर उस्मानी तुर्कों के मुकाबले के लिए आ रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई रोमी शहंशाह उस्मानी तुर्कों का मुकाबला करने के लिए फौज लेकर खुद आ रहा हो। और इसी वजह से ये खबर तेजी से चारों ओर फैल गई। इस बात की खबर जब ओरहान सुल्तान तक पहुंची, तो वो भी रोमी शहंशाह को रास्ते ही में रोकने के लिए एक फौज लेकर निकल पड़े। सुल्तान ओरहान अपनी फौज के साथ निकोमेडिया शहर, जिसे आज अजमित या अजमत भी कहा जाता है, इस शहर के करीब एक इलाका है जो इलाका मालटेपे के नाम से जाना जाता है, वहां पर अपनी फौज के साथ पहुंच गए। ये मालटेपे नाम का इलाका ओरहान सुल्तान के लिए जंगी लिहाज से फायदे वाला इलाका था। ये एक ऊंची पहाड़ी थी जहां से रोमी शहंशाह का लश्कर आते हुए दूर से देखा जा सकता था। तुर्की घोड़ेसवार जो दौड़ते घोड़ों से तीरंदाजी में माहिर थे, रोमी शहंशाह के रास्ते में एक जगह छुपकर बैठ गए। जब रोमी लश्कर अपने शहंशाह की कमांडरी में उस जगह पर पहुंचा, तो घात लगाए बैठे तुर्क घोड़सवार तीरंदाजों ने रोमियों पर खौफनाक हमला कर दिया, जिसकी वजह से रोमी फौज में भगदड़ मच गई। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि एक बार फिर वही हुआ जो इससे पहले एक रोमी शहंशाह के साथ हो चुका था। फिर से एक बार मैदान जंग के अंदर ही रोमी शहंशाह के मरने की अफवाह फैल गई या फैला दी गई। ये खबर सच नहीं थी, लेकिन इसी की वजह से रोमियों के हौसले टूट गए और उनका ये लश्कर कंस्तंतुनिया के किले की तरफ वापस भाग गया। उनका शहंशाह भी जो मरा नहीं बल्कि जिंदा था, किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस कंस्तंतुनिया पहुंच गया। अगर आम नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक झड़प की शिकस्त थी, कोई बकायदा मुहिम जोई या बड़ी जंग नहीं थी। लेकिन इस हार ने रोमियो पर खौफनाक नफसियाती असर डाला और उनके दिल और दिमाग पर उस्मानी तुर्कों का खौफ बैठ गया। रोमी फौज और आवाम के लोग
उस्मानी तुर्कों को एक मामूली कबाइली गिरोह और बकरियां चराने वालों से ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे और ख़ुद को वो दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर फ़ौज समझते थे, जो कि वो थे भी। और ये बात वाज़ेह है कि सल्तनत रोम की 1000 साल की शानदार और फतूहात से बड़ी तारीख इस बात की गवाह भी थी। सो इतने बड़े जोम से आने वाला रोमी लश्कर अपने शहंशाह की मौजूदगी में उस्मानी तुर्कों से हार गया। इस हार ने उनको शर्मसार करके रख दिया और उनके हौसलों को पस्त कर दिया। इस हार से वो इतने दिलबर्दाश्ता हुए कि उन्होंने अनातोलिया में मौजूद अपने ही उन शहरों और किलों को राशन और अनाज पहुंचाना भी बंद कर दिया, जिन किलों के अंदर खुद उनकी अपनी ही फौज मौजूद थी। और इन्हीं सारे किलों को उस्मानी तुर्कों ने अपने घेरे में ले रखा था। अब ये बात तो जाहिर है कि तुर्कों के घेरे में आ चुकी रोमी फौज, जिसे बाहर से भी किसी मदद की उम्मीद ना हो, वो आखिर कब तक मुकाबला कर सकती थी। और इसी वजह से बिथीनिया शहर के सारे बड़े बड़े काबिले जिक्र इलाके एक एक करके उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आ गए। उस्मानियों की इस जीत ने जहां रोमियों के हौसले तोड़े, वहीं उसने एक और काम भी किया। वो काम ये कि रोमियों के एक और बड़े जनरल कैंटाकुजेनोस ने अपनी आंखों से देख लिया कि उस्मानी फौज कितनी ज़बरदस्त और लड़ाकू फौज है। उसने एक शातिर इंसान की तरह उस्मानियों से लड़ने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने का फैसला किया, क्योंकि रोमियों का ये जनरल कैंटाकुजेनस खुद बादशाह बनना चाहता था, लेकिन ना तो वो बादशाह का बेटा था और ना ही भाई, और खुद शहंशाह बनने के लिए उसे रोमियों से बगावत करनी ही पड़ सकती थी, जिसके लिए उसे कंस्तांतुनिया के किले के अंदर भी अपनी हिमायत करने वाली फौज चाहिए थी, जो कि उसके पास मौजूद थी, और बाहर से भी मदद चाहिए थी, ताकि जब अंदर लड़ाई हो रही हो तो बाहर से कोई उसके खिलाफ लश्कर लेकर ना जाए। और ये मददगार उसकी नज़र में उस्मानी तुर्कों से बेहतर कोई और नहीं हो सकते थे। इसी वजह से उसने उस्मानी सुल्तान ओरहान से खुफिया राब्ते शुरू कर दिए। यानी अब तुर्कों के सबसे बड़े दुश्मन रोमन बिजेंटाइन के सबसे अहम जनरल तुर्क सुल्तान से मिल चुके थे। इसीलिए कैंटाकुजेनस ने सुल्तान ओरहान से मिलने की दरख्वास्त की और बदले में बहुत से अहम फायदे देने का वादा भी किया। उनमें से एक वादा ये भी था कि अगर सुल्तान ओरहान उसकी मदद करने का वादा करे तो वो अपनी बेटी से उसकी शादी कर देगा। अब सुल्तान ओरहान ने भी ये पेशकश कबूल कर ली और इस गठजोड़ का इम्तिहान भी कुछ वक्त में शुरू हो गया। हुआ कुछ यूँ कि जब 1341 में रोमी शहंशाह का इंतकाल हुआ और उसकी जगह उसका 9 साल का बेटा जॉन 5 तख्त पर बिठाया गया, तो उसी जनरल कैंटाकुजेनस ने बगावत कर दी। उसने मुतालिबा किया कि उसे भी सल्तनत का बराबर शहंशाह बनाया जाए, वरना वो अपनी रियासत से जंग करेगा। उधर 9 साला शहंशाह जॉन 5 को तो कुछ समझ नहीं थी, लेकिन उसकी माँ जो महारानी थी और जो उसकी सरपरस्ती कर रही थी, वो ये बात समझ गई कि जनरल किस बलबूते पर यह बगावत कर रहा है। सो इसी वजह से महारानी ने भी तुर्कों की एक दूसरी सल्तनत केरासी से मदद मांगी। ये और बात है कि केरासी तुर्कों से उन्हें कुछ ज्यादा मदद नहीं मिल सकी। अब रोमी सल्तनत में खुल के खाना जंगी शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ उस्मानी तुर्क और रोमी जनरल कैंटाकुजेनस एक साथ थे, जबकि दूसरी तरफ रोमी शहंशाह सर्बिया और बल्गेरिया एक साथ थे, और इनके साथ केरासी सल्तनत भी शामिल थी। ये खाना जंगी 6 साल तक चली थी, और 6 साल तक चलने वाली खाना जंगी के बाद कैंटाकुजेनस को कंस्तांतुनिया का बराबर शहंशाह बना लिया गया, यानी वो जंग जीत गया। लेकिन इस खाना जंगी ने रोमियों की इस बिजेंतीनी सल्तनत को और ज्यादा टुकड़ों में बिखेर दिया। सर्बिया आज़ाद हो गया, बल्गेरिया ने थ्रेस के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और बिजेंतीनी सल्तनत सिर्फ कुछ साहिली शहरों तक ही महदूद होकर रह गई। इस जंग का अमली नतीजा ये निकला कि उस्मानियों का असर और रसूख अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सल्तनत के अंदर तक हो गया, बल्कि उस्मानी सुल्तान ओरहान का ससुर रोमियों का बराबर शहंशाह बन गया। यानी उस्मानी तुर्कों के हाथ अब बिजेंतीनी सल्तनत की जड़ों तक पहुंच चुके थे। उस्मानियों के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस फतह के बाद उस्मानी तुर्क अपने मगरिब में मौजूद केरासी तुर्कों पर भी हावी हो चुके थे, जो उनके दूसरे बड़े दुश्मन थे। केरासी सल्तनत उस्मानियों के आगे घुटने टेकते टेकते आखिरकार खत्म हो गई, क्योंकि उनके साथ अब कोई मदद करने वाला इत्तेहादी नहीं रहा था। और केरासी सल्तनत पर कब्जा करने की वजह से उस्मानी तुर्क समंदर के इस हिस्से दरियाए दानियाल के करीब आ गए थे, जहां से वो यूरोप में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि अनातोलिया से यूरोप में दाखिल होने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक ये कि रोमी सल्तनत का सबसे बड़ा और मजबूत किला कंस्तांतुनिया फतह करके इस रास्ते से यूरोप में दाखिल हुआ जाए, जो कि उस वक्त बहुत मुश्किल था।
और दूसरा रास्ता यही दरियाए दानियाल से होकर जाता था, जहां तक उस्मानी तुर्क पहुंच चुके थे। और वैसे भी यूरोप में दाखिल होना और उसे फतह करना तुर्कों के लिए एक ख्वाब था। ये ख्वाब सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान साहब ने देखा था और अब उस्मानी तुर्क इस ख्वाब के किनारे तक पहुंच चुके थे। लेकिन उनके और यूरोप के बीच में एक समंदर हाइल था, छोटा सा और कम चौड़ाई वाला समंदर, लेकिन था तो वो समंदर ही। और दूसरी तरफ यूरोप की ताकतवर फौज थी जो उस्मानी तुर्कों को किसी भी सूरत दर्राए दानियाल के पार आता नहीं देखना चाहती थी। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए कुदरत की तरफ से करिश्मे होते रहते हैं और इन्हीं करिश्मों का इंतजार करना चाहिए। 14वीं सदी के बीच में कैंटाकुजेनोस ने अपने बेटे को अपनी जगह बादशाह बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई। इसीलिए कैंटाकुजेनोस ने फिर एक बार वही किया जो पहले किया था, यानी सुल्तान ओरहान से मदद मांगी। और अब तो वैसे भी वो सुल्तान ओरहान का ससुर बन चुका था। लेकिन सुल्तान ओरहान ने अपने ससुर कैंटाकुजेनोस के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे यूरोप और एशिया के बीच में मौजूद पतला सा समंदर दर्राए दानियाल पार करके दूसरी तरफ यूरोप में गैलीपोली में फौजी अड्डा कायम करने की इजाजत दी जाए। कैंटाकुजेनोस को सुल्तान ओरहान से फौजी मदद चाहिए थी, इसीलिए वो ये शर्त मान गया और यूं उस्मानी तुर्क बगैर खून का एक कतरा बहाए यूरोप में दाखिल हो गए। आरजी तौर पर ही सही, लेकिन यूरोप में दाखिल तो हो ही गए। उसके बाद सुल्तान ओरहान ने अपने बेटे सुलेमान को एक बड़ी फौज के साथ यूरोप के गैलीपोली में भेज दिया। अब उस्मानी फौज के मदद को आ जाने से कैंटाकुजेनोस की पोजीशन मजबूत हो गई, लेकिन साथ ही उसके लिए एक बड़ा मसला भी खड़ा हो गया। वो ये कि तुर्कों की एक रिवायत थी कि वो गाजा करते थे, यानी ईसाई इलाकों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए जिहाद करते थे, जिसे वो गाजा का नाम देते थे। और गाजा करने वालों को गाजी कहा जाता था। यही वजह है कि तुर्क हुक्मरानों के पीछे गाजी लिखा जाता है, जैसे कि अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी। तो ओरहान गाजी के बेटे सुलेमान गाजी ने यूरोप में सिर्फ फौजी अड्डा बनाने पर ही बस नहीं किया, बल्कि उसने जिहाद के लिए पेशकदमी शुरू कर दी और यूरोप में रोमी सल्तनत के किले कंस्तांतुनिया के मगरिब में एक इलाके थ्रेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कब्जा शुरू हुआ तो रोमियों के दिलो दिमाग पर खतरे की घंटियां बजने लगी और अब ताकतवर उस्मानी तुर्क जो रोमियों के मशरिक यानी पूरब में तो थे ही, वो अब मगरिब यानी पश्चिम में भी फैल रहे थे। और ये सब रोमी शहंशाह कैंटाकुजेनोस की वजह से हो रहा था। और इसी वजह से कैंटाकुजेनोस को रोमियों की तरफ से शदीद तनकीद और नफरत का सामना करना पड़ा। कैंटाकुजेनोस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरी तौर पर सुल्तान ओरहान को पैगाम भिजवाया कि वो यूरोपी इलाकों पर कब्जे ना करे, सिर्फ अपने फौजी अड्डे की हद तक महदूद रहे या फिर यूरोप से वापस चले जाए। लेकिन सुल्तान ओरहान की तरफ से उसे जवाब मिला कि कुफ्फार के जो इलाके मुसलमानों की रियासत का हिस्सा बन चुके हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। तो इसी वजह से गैलीपोली और थ्रेस का मशरिकी यानी पूरबी इलाका, जहां उस्मानी तुर्कों ने रोमी शहंशाह की मदद के लिए आर्जी तौर पर फौजी अड्डा बनाया था, वो पूरी तरह से सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया और ये इलाका आज भी तुर्की का हिस्सा है। बहरहाल कैंटाकुजेनोस की वजह से ये सारे मसले खड़े हुए थे। इसी वजह से कंस्तांतुनिया में उसकी बादशाहत का तख्ता उलट दिया गया। रोमी सल्तनत को नया शहंशाह मिल गया जो अब सुल्तान ओरहान गाजी का साथी नहीं बल्कि खुला दुश्मन था, जैसा कि माजी में यानी पुराने दौर में होता आया था। इस तरफ कैंटाकुजेनोस की बादशाहत खत्म हुई तो दूसरी तरफ 1362 ईस्वी में सुल्तान ओरहान गाजी का भी इंतकाल हो गया। लेकिन अपने इंतकाल तक सुल्तान ओरहान अपने बाबा उस्मान साहब से मिली रियासत को एक सल्तनत बना चुके थे जो पहले से दुगनी हो चुकी थी और अनातोलिया से निकलकर यूरोप तक फैल गई थी। लेकिन अब मसला ये खड़ा हो गया था कि सुल्तान ओरहान के 3 बेटे थे और सल्तनत सिर्फ किसी एक को ही मिलनी थी, सुलेमान, खलील या मुराद। इन तीनों में से किसी एक को, या फिर सल्तनत के 3 टुकड़े किए जाने थे। तो इन्हीं तीनों में से एक सुलेमान, जिन्होंने अपने बाबा ओरहान के हुक्म पर यूरोप में फौजी अड्डा बनाया था, वो नया सुल्तान बनने के मुकाबले से बाहर थे क्योंकि वो पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बाकी बचे 2 मुराद गाजी और खलील गाजी, इनके बीच मसला खड़ा हो गया जिसका रद्द अमल कुछ यूं निकला कि सुल्तान बनने की हार में मुराद गाजी ने अपने भाई खलील गाजी को कत्ल कर दिया और अब अपने भाई को कत्ल करने के बाद सुल्तान मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के नए सुल्तान बन चुके थे। तो सुल्तान मुराद अव्वल ने तख्त पर बैठते ही तुर्कों की गाजा रिवायत के मिशन को आगे बढ़ाया
लेकिन उन्होंने फौज में एक नई बढ़ोतरी की। ये नई बढ़ोतरी थी गुलामों की फौज की। ये गुलामों की फौज क्या थी और ये तारीख में इतनी ज्यादा मशहूर क्यों है, ये सब आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।